फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम लोग जिस मॉडल वर्ब की चर्चा करने वाले हैं वो है शुड। और शुड से संबंधित कुछ जानकारी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है कि वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आना चाहिए या होना चाहिए शब्द आना चाहिए, लेकिन इन शब्दों के पीछे हो सकता है वर्ब आए, हो सकता है वर्ब ना आए। और जहां तक हेल्प यू की बात है, शुड एक्टिव में पैसिव में शुड बी का प्रयोग करते हैं, और कुछ एक ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पे एक्टिव में शुड बी का प्रयोग किया जाता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। वो कौन से केस हैं, कब शुड का प्रयोग एक्टिव में और शुड बी का प्रयोग एक्टिव में किया जाता है, और कभी कभी मस्ट का भी प्रयोग करना पड़ता है शुड की जगह, वो कब है, उसके बारे में देखिए डिफरेंस क्या है। इसके बारे में जानकारी ये है कि अगर एक सिंपल से किसी को सलाह दी जा रही हो कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, जैसे तुम्हें मेहनत करना चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें स्वस्थ रहना चाहिए, इस तरह की अगर सलाह दी जा रही है तो वहाँ पे सिंपली शुड का प्रयोग किया जाता है। अगर वाक्य एक्टिव हो और पैसिव हो तो शुड बी का प्रयोग किया जाता है। और मस्ट का भी प्रयोग कुछ सलाह देने के सेंस में ही किया जाता है, लेकिन जब आप शुड की जगह मस्ट का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे बात को जोर दे के करने की प्रवृत्ति हो जाती है, निश्चितता की बात हो जाती है, यानी जरूरी हो जाती है वो बात जो बताई जा रही है, करने के लिए जो सलाह दी जा रही है वो जरूरी हो जाती है। जैसे अगर कहें तुम्हें डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, तो अब यहाँ पे जरूर शब्द जब लग गया तो वहाँ पे खाली शुड लगाने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे मस्ट लगा के ट्रांसलेशन करना चाहिए। और जहाँ तक बात रही शुड बी की, जब वर्ब का फॉर्म, जब आईएनजी फॉर्म के साथ शुड बी का प्रयोग करते हैं, उसकी बात जहाँ तक रही एक्टिव में, तो वाक्य इस तरह के वाक्य होते हैं जहाँ पर हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि कोई अंदाजा हम व्यक्त कर रहे हैं, हम सलाह नहीं दे रहे हैं। यानी जरूरी नहीं कि जब भी आप चाहिए शब्द का प्रयोग करें तो हमेशा आप किसी को सलाह दे रहे होते हैं। कई बार इस तरह से होता है कि आप चाहिए लगा के वाक्य बोलते हैं, लेकिन आप वहाँ पे किसी के मतलब एक अंदाजे के साथ बात कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर तुम 5 साल के हो तो तुम्हें क्लास 1 में पढ़ना चाहिए, या मान लीजिए यहाँ पर केजी में पढ़ना चाहिए, कुछ इस तरह से बात कहेंगे। अगर तुम ऑफिस में काम करते हो तो तुम्हें ये फाइल मेंटेन करनी चाहिए। यानी ये आप सलाह से ज़्यादा आप बता रहे हैं कि उसकी ड्यूटी ये है, या ये बताना चाह रहे हैं कि अगर पहली शर्त ये है तो दूसरी शर्त ये होनी चाहिए। अगर आप 10 साल के हैं तो 10 साल में एडमिशन होकर आदमी क्लास 5th तक पहुंच जाता है, एक इंसान क्लास 5th तक पहुंच जाता है। तो उस केस में हम लोग एक अंदाजा लगा लिए कि भाई अगर आप 10 साल के हैं तो आपको क्लास 5th में पढ़ना चाहिए। अगर आप यहाँ काम करते हैं तो आपको ये काम करना चाहिए, आप ये काम क्यों कर रहे हैं। यानी एक तरह से इस तरह के वाक्य जो हैं दो भागों में बंट कर आएंगे। पहले वाला वाक्य जो होगा वो ये बताएगा कि भाई ये सिचुएशन है, और दूसरे वाले वाक्य में आपको ये बताया जाएगा कि ये सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए। तो इस तरह के वाक्य को शुड बी प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ यूज करते हैं। हालांकि इस तरह के वाक्य आप कभी कदार ही प्रयोग करते हैं, वो अलग केस है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वाक्य जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो है तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। अब तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग देखेंगे वर्ब क्या है। यहाँ पे मेहनत करना वर्ब है। जैसे आप जानते हैं किसी भी शब्द में ना अक्षर जोड़ने पे अगर उसका अर्थ निकले तो वो वर्ब होता है। जैसे मेहनत करना अगर वर्ब है तो हमेशा की तरह हम लोग क्या खोजते हैं, ऑब्जेक्ट खोजते हैं। और जरूरी नहीं कि हर वर्ब का ऑब्जेक्ट मिले, क्योंकि कुछ वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो ये मेहनत करना भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। खोज के देखिए, उत्तर नहीं मिलेगा। किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको मेहनत करनी चाहिए, नहीं, ये याद रखिएगा। जिस फॉर्मूले से मैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को जब बताता हूं उसमें हमेशा रहा है रही है लगाकर ही सब्जेक्ट खोजा करिएगा, नहीं तो गलती होने की पूरी संभावना है। तो किसको मेहनत कर रहा है ये प्रश्न बनना चाहिए। किसको मेहनत कर रहा है, प्रश्न सुनने में अटपटा लग रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। चलिए दूसरा प्रश्न कर लेते हैं, किसकी मेहनत कर रहा है, ये भी सुनने में अटपटा लगा। किससे मेहनत कर रहा है, क्या मेहनत कर रहा है, किसको मेहनत कर रहा है, किसका मेहनत कर रहा है, ये सारे प्रश्न सुनने में अटपटे लग रहे हैं, इसलिए इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं मिलने वाला है। तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो चलिए सब्जेक्ट खोज लेते हैं। कौन लगा के प्रश्न करते हैं सब्जेक्ट खोजने के लिए, कौन मेहनत कर रहा है, कौन मेहनत कर रहा है। तो भाई कह रहे हैं तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तो हम जिसको कह रहे हैं कौन मेहनत कर रहा है तो तुम्हें,
तुम्हें शब्द यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, तो यानी तुम ही मेहनत करोगे, तुम ही मेहनत करोगे या कौन मेहनत करेगा, ये भी प्रश्न बन सकता है। कौन मेहनत करेगा, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, मतलब तुम मेहनत करोगे, तो तुम सब्जेक्ट है इस वाक्य में। और आप जानते हैं सब्जेक्ट हो वाक्य में तो वाक्य एक्टिव कहलाता है। एक्टिव है तो यहाँ पे तो शुड लगाना है। क्यों शुड लगाना है, क्योंकि यहाँ पे एक सलाह दी जा रही है, सिंपल सलाह है कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, एक सलाह दी जा रही है। तो एक्टिव है और ये सकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट है तुम्हें, यू। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग शुड। नंबर 3 नॉट, नॉट है नहीं। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग बी लगेगा नहीं क्योंकि पैसिव नहीं है। नंबर 5 वर्ब, वर्ब मेहनत करना, वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड। नंबर 6 ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दें, यू शुड वर्क हार्ड या यू शुड लेबर। अगला वाक्य, बच्चों से इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। इसमें वर्ब है, पूछना वर्ब है, पूछा जाना चाहिए मतलब पूछना वर्ब है। जा शब्द भी लगा हुआ है, हो सकता है जा शब्द भी वर्ब हो। तो जब कभी जा शब्द लगा होता है वर्ब में, वाक्य में जा या गया गई गया, तो कई बार हमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है ये शब्द कि ये भी शायद वर्ब हो। तो उसको चेक करने का तरीका मैंने पहले बताया कि क्या करना चाहिए, जाके पहले वाले शब्द छुपा के वाक्य पढ़िए। बच्चों से इस प्रकार के प्रश्न नहीं जाना चाहिए। सुनने में अटपटा लगा, इसका मतलब हुआ जा शब्द का कोई रोल नहीं है, लेकिन ये इस बात का संकेत जरूर है कि वाक्य पैसिव है। क्लियर है, लेकिन ऑब्जेक्ट खोजना ही पड़ेगा। सब्जेक्ट नहीं होगा ये फैक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। चलिए ऑब्जेक्ट खोजते हैं, किसको लगा के या किससे लगा के यहाँ प्रश्न करेंगे तो सही प्रश्न बनेगा, किससे पूछा जाना चाहिए या किससे पूछा जा रहा है। किससे पूछा जा रहा है, रहा लगाकर ही प्रश्न करिए। किससे पूछा जा रहा है, बच्चों से पूछा जा रहा है, बच्चों से हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजिए, सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, कौन लगा के प्रश्न करिए या किसने लगा के प्रश्न करिए, किसने पूछा या कौन पूछ रहा है, इस प्रश्न का उत्तर वाक्य में नहीं। इसका मतलब ये वाक्य पैसिव है, तो इसमें हेल्प यू की जगह शुड बी का प्रयोग होगा। क्लियर, ये भी एक नकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश अगर एक्टिव हो या ऑब्जेक्ट इंग्लिश अगर पैसिव हो, तो ये वाक्य तो पैसिव है, तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश पहले बनेगी। ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चों से, चिल्ड्रन। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग शुड। नंबर 3 नॉट, नॉट है, नॉट लिखेंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग यानी बी। नंबर 5 वर्ब, वर्ब है पूछना, आस्क। थर्ड फॉर्म आस्क्ड, क्योंकि पैसिव हो तो हमेशा हर केस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। नंबर 6 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर वाक्य एक्टिव हो, ये वाक्य एक्टिव नहीं है, पैसिव है, इसलिए ऑब्जेक्ट इंग्लिश पहले बन चुकी है। अब क्या बचा, इस प्रकार के प्रश्न, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। चिल्ड्रन शुड नॉट बी आस्क्ड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगला वाक्य, क्या दुनिया में शांति नहीं होनी चाहिए। यहां पे पहचान वाला शब्द है होनी चाहिए। क्लियर है, होनी चाहिए पहचान वाला शब्द है। होनी चाहिए के पीछे क्या लिखा वो देखिए, वो लिखा है शांति। नहीं से कोई मतलब नहीं है, शांति। अब आपको क्या करना है कि ये जो शांति शब्द ये वर्ब है कि नहीं, उसका तरीका क्या है, ना शब्द जोड़ के देखिए, अगर सही लगे तो वर्ब है। शांति ना, ऐसा कोई शब्द नहीं होता, इसका मतलब ये शब्द वर्ब नहीं है। अगर वर्ब नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं खोजते हैं, और सब्जेक्ट खोजने का तरीका क्या हो जाता है, सब्जेक्ट खोजने का तरीका हो जाता है, अगर वर्ब ना हो तो सबसे पहले किसके पास लगा के ब्रश कर लेते हैं, इसी शब्द के पीछे, शांति के पीछे, किसके पास शांति है। अगर आपको लगता है उत्तर नहीं मिला तो ठीक है, उत्तर नहीं मिला तो इस केस में क्या करना पड़ता है, जब किसके पास लगा के उत्तर ब्रश करने पर उत्तर ना मिले तो पैसिव का हेल्प यू लगाते हैं, एक्टिव का हेल्प यू नहीं लगाते हैं, यानी शुड बी का प्रयोग होगा हेल्प यू के स्थान पर। लेकिन जब किसके पास लगा के ब्रश करने पर उत्तर ना मिले तो ये तो तय हो गया कि पैसिव का हेल्प यू लगेगा और हैव का प्रयोग वर्ब की जगह नहीं होगा। लेकिन अभी सब्जेक्ट नहीं मिला है तो कौन या क्या चीज़ शब्द लगा के भी प्रश्न करना पड़ेगा, कौन या क्या चीज़, इसी शब्द के पीछे कौन शांति है या क्या चीज़ शांति है, इसका भी उत्तर इस वाक्य में नहीं है। इसका अर्थ हुआ इस वाक्य में सब्जेक्ट की जगह देयर का प्रयोग होगा। अगर जब वर्ब ना हो, सब्जेक्ट खोज रहे हो आप, किसके पास, किसमें, क्या चीज़, कौन, ये चारों प्रश्न लगा के आपने प्रश्न उत्तर खोजने की कोशिश की लेकिन आपको उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या करते हैं वहाँ पे सब्जेक्ट की जगह देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस वाक्य में देयर का प्रयोग सब्जेक्ट की जगह होगा। क्लियर। और ये प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या से वाक्य की शुरुआत हो रही है, आपको मालूम है जब क्या से वाक्य की शुरुआत होती है तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि क्या की इंग्लिश बनाएंगे कि नहीं। तो क्या उसका तरीका है, प्रश्न पढ़िए और सुनिए, देखिए कि उस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आ रहा है कि नहीं। क्या दुनिया में शांति नहीं होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो बोलेंगे है, नहीं तो बोलेंगे नहीं होनी चाहिए, यानी हाँ या ना में उत्तर आ रहा है। तो इस प्रश्न में, इस वाक्य में क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे। जब क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे तो प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर जब यूज़ करेंगे
तो नंबर 3 से बनाना शुरू करेंगे, यानी हेल्प यू का पहला भाग। तो सबसे पहले शुड लिखेंगे। नंबर 4 सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या देयर। यहाँ पे तो देयर लगने वाला है क्योंकि हम लोग ने जब खोजा तो ये पता चल गया कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट तो पहले ही नहीं होता है इस तरह के वाक्यों में, तो देयर लगा दिया। नंबर 5 नॉट, नॉट है। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग यानी बी। नंबर 7 वर्ब या हैव लगेगा नहीं। नंबर 8 ऑब्जेक्ट होता है नहीं क्योंकि इस तरह के वाक्य में वर्ब ना हो तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो क्या करना है, या पहचान वाले शब्द के पीछे वाले शब्द, तो पहचान वाला शब्द होना चाहिए, उसके पीछे आ रहा है शांति, पीस। क्या बचा, दुनिया में, इन द वर्ल्ड। शुड देयर नॉट बी पीस इन द वर्ल्ड। अगला वाक्य, अध्यापकों में संयम जरूर होना चाहिए। होना चाहिए पहचान वाला शब्द है, होना चाहिए लिखा होगा तो होना चाहिए को पहचान वाला शब्द मानेंगे। होना चाहिए के पीछे लिखा है जरूर, जरूर शब्द को अभी फिलहाल छोड़िए, उसके पीछे लिखा है संयम। संयम शब्द वर्ब नहीं है क्योंकि इसमें ना अक्षर जुड़ी है, संयम ना ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, वर्ब नहीं है। अगर वर्ब नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं खोजते, सीधे सब्जेक्ट खोजते हैं। सब्जेक्ट खोजने के लिए किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं, अगर वर्ब ना हो तो किसके पास संयम है, अध्यापकों में, यानी अध्यापकों के पास। या किसमें लगा के प्रश्न करिए, किसमें संयम होना चाहिए, अध्यापकों में, मतलब अध्यापक के पास होना चाहिए। जब आपके पास कुछ है तो इसका मतलब आप में है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ अध्यापकों। जब किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं उत्तर मिलता है तो एक्टिव का हेल्प लगाते हैं, शुड लगाएंगे और वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब देखिए अध्यापकों में संयम जरूर होना चाहिए, एक साधारण वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, अध्यापकों, टीचर्स। नंबर 2 एलपीओ का पहला भाग। हमने कहा शुड लगना चाहिए, लेकिन सच्चाई है कि यहाँ पे शुड नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे लगना चाहिए मस्ट। क्योंकि जब जरूर शब्द दिख रहा है, जरूर शब्द से ये पता चल रहा है कि बात जरूरी है, यानी किसी बात को जोर देके कहा जा रहा हो, तो वहां पे शुड की जगह मस्ट का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे आप शुड मत यूज करिए, मस्ट यूज करिए। तो यहां लिख लेते हैं मस्ट। नंबर 3 नॉट है नहीं। नंबर 4 एलपीओ का बचा भाग बी लगेगा नहीं क्योंकि पैसिव नहीं है। नंबर 5 वर्ब या हैव, यहाँ पे हैव लगाना है। नंबर 6 ऑब्जेक्ट लगता नहीं है क्योंकि ये वर्ब है नहीं, तो इसके क्या करना है, पहचान वाले शब्द के पीछे वाले शब्द की इंग्लिश बनानी है। पहचान वाले शब्द है संयम, पेशेंस। यहाँ पे जरूर शब्द की इंग्लिश बनानी नहीं है क्योंकि जब आपने मस्ट शब्द का प्रयोग कर दिया तो इसका मतलब ही हो गया कि जरूर। तो टीचर्स मस्ट हैव पेशेंस, और बोलने का भी एक तरीका होता है, टीचर्स मस्ट हैव पेशेंस, यानी मस्ट पे स्ट्रेस देंगे, जोर देके बोलेंगे, टीचर्स मस्ट हैव पेशेंस। क्लियर। अगला वाक्य, जुलाई में तो बारिश होनी चाहिए। जुलाई में तो बारिश होनी चाहिए, भाई बारिश क्यों नहीं हो रही है। क्लियर। तो यहाँ पे होनी चाहिए तो पहचान वाला शब्द है, लेकिन उसके पीछे लिखा जो बारिश होना, एक्चुअली यह है वर्ब। बारिश होना एक प्रक्रिया है, कुदरत के द्वारा की जा रही प्रक्रिया ये, तो इसलिए वर्ब है। और हमेशा याद रखिए जब कुदरत के द्वारा कोई काम हो रहा हो जिसमें इंसान का कोई दखल ना हो, उस वर्ब को कभी भी पैसिव में नहीं यूज करते, कभी वो पैसिव नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। यानी जो भी चीज़ कुदरत के द्वारा की जा रही है वो हमेशा एक्टिव होता है। क्लियर है। तो ये वाक्य तो एक्टिव है, लेकिन यहाँ पे हेल्पियो क्या लगाएं, शुड लगाएं कि शुड भी लगाएं, क्योंकि अगर एक्टिव है तो शुड लगाना है और पैसिव है तो शुड भी लगाना है। लेकिन हमने एक केस की चर्चा की थी जहां पर हमने ये बताया था कि आगे पढ़कर लगेगा कि सलाह नहीं दे रहे हैं, सलाह नहीं दे रहे हैं बल्कि एक अंदाजा लगा रहे हैं, तो उस केस में शुड भी का प्रयोग करते हैं, वो का एनजी फॉर्म लगाते हैं। तो क्या ये भी उन्हीं में से एक वाक्य है। तो देखिए जुलाई में तो बारिश होनी चाहिए, यानी जुलाई का महीना है और गर्मी पड़ रही है, उमस जरूर है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो आमतौर पर लोग तो अंदाजा लगा के बोलते हैं भाई ये डिसाइड है किसी चीज़ के लिए, इस समय ये होगा, इस समय वो होगा। तो जुलाई भी बारिशों का महीना होता है। तो आपने देखा जुलाई तो आ गया लेकिन बारिश नहीं हो रही, तो उस केस में आपने कहा, अंदाजा लगाया कि भाई जुलाई में तो बारिश होनी चाहिए। ये सलाह नहीं है, आप सलाह देंगे भी तो किसको देंगे, क्या भगवान को आप देंगे सलाह? ये भगवान जुलाई आ गया अभी तक तुम बारिश क्यों नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम बारिश करवाओ। जी नहीं, भगवान को हम सलाह नहीं दे सकते, हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये वाक्य सलाह देने वाला नहीं है, यहाँ सिंपली आप एक अंदाजा व्यक्त कर रहे हैं कि इस समय ये होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे शुड भी का प्रयोग होगा और आपका आईएनजी फॉर्म लगेगा। और एक सकारात्मक वाक्य, पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे और सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया कि अगर मौसम की बात हो रही हो तो वहाँ पे सब्जेक्ट की जगह इट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, इट।
नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग शुड। नंबर 3 नॉट नहीं है। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग बी लगेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे शुड बी का प्रयोग होगा। वाक्य एक्टिव है लेकिन फिर भी बी का प्रयोग होगा। फिर नंबर 6 वर्ब है बारिश होना। बारिश होने की इंग्लिश से रेन, और उसमें आईएनजी फॉर्म यूज होगा, ये भी बताया गया है। तो रेनिंग इन जुलाई, या इन द मंथ ऑफ जुलाई, इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो इट शुड बी रेनिंग इन जुलाई। क्लियर है। अगला वाक्य, बच्चों को कौन सी किताब दिलाई जानी चाहिए। इसमें वर्ब है दिलाना, चाहिए पहचान वाला शब्द, उसके पीछे लिखा वर्ब दिलाना। इसके अलावा जा शब्द लगा है तो एक बार चेक कर ले जा शब्द वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज हो रहा है कि नहीं। तो जाके पहले वाले शब्द को छुपा के वाक्य पढ़िए, बच्चों को कौन सी किताब जानी चाहिए। सुनने में अटपटा लगा, इसका मतलब जा का कोई रोल नहीं है और ये वाक्य पैसिव है। क्लियर है। लेकिन ऑब्जेक्ट तो खोजना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए वर्ब खोजेंगे, वर्ब के पीछे किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको दिलाया जा रहा है, किसको दिलाया जा रहा है। तो बच्चों को दिलाया जा रहा है। किसको दिलाया जा रहा है, बच्चों को दिलाया जा रहा है। तो बच्चों को हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ये नहीं मिलेगा, कौन दिला रहा नहीं लिखा है, इसका मतलब ये वाक्य पैसिव होते, यहाँ पे शुड बी का प्रयोग होगा। अब प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि कौन सी शब्द लगा है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द यानी WH की इंग्लिश बनाएंगे। WH क्या है इसमें, कौन सी की इंग्लिश क्या होती है, विच। नंबर 2 WH प्लस संज्ञा का मतलब हुआ कौन सी के बगल में जो शब्द है, अगर वो संज्ञा है तो उसके बगल में वो शब्द को अंग्रेजी बनाते समय बना दिया जाता है। यानी किताब बुक, ये एक संज्ञा है तो उसकी इंग्लिश उसके बगल में बना देंगे, विच बुक। नंबर 3 हेल्प यू का पहला भाग, हेल्प यू का पहला भाग शुड। नंबर 4 सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, अगर पैसिव है तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। जैसे आप जानते हैं ये वाक्य पैसिव है तो इसलिए ऑब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चों को, द चिल्ड्रन। फिर नंबर 5 नॉट है नहीं इस वाक्य में। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग यानी बी। नंबर 7 वर्ब क्या है, दिलाना। दिलाने की इंग्लिश भी होती है बाय, और उसका थर्ड फॉर्म होता है बॉट, क्योंकि ये पैसिव है तो थर्ड फॉर्म लगेगा बॉट। नंबर 8 ऑब्जेक्ट इंग्लिश पहले ही बन चुकी है बच्चों को, तो हो गया विच बुक शुड द चिल्ड्रन बी बॉट। विच बुक शुड द चिल्ड्रन बी बॉट। तो अगलो ने आज कुछ शुड और शुड बी का प्रयोग देखा। आशा करते हैं कि इससे भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगले वीडियो में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है शुड हैव, चाहिए था, जिसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि शुड हैव का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, किस तरह से करते हैं, उसके संबंधित कुछ जानकारी हम लोग उस वीडियो में लेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको उस वीडियो का भी इंतजार रहेगा, आप उस वीडियो को भी सराहेंगे। तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।